चलें जी। तो आज हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अब तक हमने जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो एरिया कवर किया उसके अंदर हमने ये देखा कि मेमोरेंडम के अंदर कुछ क्लॉजेस थे और उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। कहीं नाम चेंज करना था या नाम होना था या रजिस्टर्ड ऑफिस होना था या ऑथोराइज कैपिटल की बात थी या सब्सक्रिप्शन क्लॉज या अंडरटेकिंग क्लॉज की बात थी, या फिर हमने देखा था कि लाइबिलिटी क्लॉज होती है। और फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सॉरी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, ये हमने देखा था और हमने इसकी शक्ल भी देखी थी। याद आ रहा है आपको? हमने देखी थी। अच्छा, अब आज हम ये देखेंगे कि इसको हमने अब तक ये नहीं देखा कि कंपनी का जो बेसिक स्टेप है वो हमने स्टार्ट में सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया था कि नाम की रिजर्वेशन या नाम पसंद करेंगे, MOA AOA जमा कराएंगे रजिस्ट्रार के पास, और उसको बात समझ आई तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। याद आ रहा है कुछ क्लास? बहुत स्टार्ट के पहली या दूसरी क्लास में हमने ये बात रखी थी। यस सर। ठीक है, आज हम यस सर। सेक्शन को थोड़ा सा, यानी सेक्शन 16 को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उसके अंदर एक्चुअली एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स थी क्या, करना क्या होगा। वो हमने स्टेप्स तो सही इसको साइड पे किए थे, जो 3-4 स्टेप्स थे, लेकिन आज इसको हमने जो किताब के अंदर कवरेज है उसको फाइनली एंड करना होगा। और आज की क्लास के बाद हमारे जो कोर्स के शुरू के 42 सेक्शंस से तकरीबन वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। जो 42 सेक्शंस तक जो किताब के अंदर कवरेज हमसे नीड थी या जो आपकी सिलेबस का एरिया था वो ख़त्म हो गया होगा। और अगली क्लासेस से हम अपना जो दूसरा एरिया है, मीटिंग प्रोसीडिंग्स और डिविडेंड और अकाउंट्स कैसे होने चाहिए और उसकी तरफ आएंगे, डायरेक्टर कौन होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपने जब नाम रिजर्व करवा लिया, हमने ये पढ़ लिया ना कि नाम की रिजर्वेशन 60 डेज तक वैलिड होगी। ठीक है, अब आपने ये करना होगा कि इनकॉर्पोरेशन के लिए, फॉर इनकॉर्पोरेशन आपने रजिस्ट्रार के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। यकीनन आप कहीं पे भी जाते हैं तो जैसे CBM में भी आए थे तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे ना कि मेरा CNIC ये है, CNIC नहीं है तो बेफॉर्म ये है, मेरी प्रायर डॉक्यूमेंटेशन ये है, मेरी ये एजुकेशन है। इसी तरीके से आपने रजिस्ट्रार के पास जाके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता हूँ, और जो पीछे मैंने जो नाम रिजर्व करवाया था उसी के बेसिस पर आज मैं आपके पास आया हूँ और अब आप मेरी ये बातें सुने। सबसे पहले आप एक डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर उसके पास जमा करवाएंगे। डिक्लेरेशन या तो आपका जो ऑथराइज इंटरमीडिएटरी होगा यानी आपका कंसल्टेंट, वो भी हो सकता है, या फिर आपका जो बंदा आर्टिकल्स में आप जिसका नाम एज डायरेक्टर लिखने जाने वाले हैं, क्योंकि कंपनी अभी बनने जा रही है, बनी नहीं है, तो आप जब आर्टिकल्स उसके बाद लेके जाएंगे, ड्राफ्ट मेमोरेंडम लेके जाएंगे, तो आपने जिसका नाम वहाँ पे डायरेक्टर के तौर पे लिखा है वो बन जाएगा। और आमतौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में यही इसी को आगे किया जाता है। तो वो एक डिक्लेरेशन देगा स्पेसिफाइड फॉर्म में कि हम तमाम चीज़ों की कंप्लाइंस करेंगे जैसा लॉ में लिखा हुआ है। दूसरा, वो एक MOA लेके जाएगा, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आज तक हम देख रहे थे कि इसमें ये होगा, अब उसका मेमोरेंडम तैयार हो चुका है। तो वो मेमोरेंडम को की कॉपी लेके जाएगा जो साइंड होगी बाय ऑल सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। और हमें पता है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कौन होते हैं? प्रोमोटर्स, कंपनी को स्टार्टिंग में बनाने वाले, जो उसको जिनकी विटनेस भी होगी और साइन भी होगा और डेटेड भी होगा। यानी इसके अंदर अगर मुझसे कोई एक्सक्यूज मी सर, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की हुई? रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है दोस्त। की हुई है, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो सब्सक्राइबर की साइन होगी, उसके ऊपर ड्यूली उसकी विटनेस यानी लिखाया हुआ होगा, विटनेस होंगे किसी के, और डेटेड होगा। फिर क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि याद आ रहा होगा आपको कि रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर आपने बतानी होती है कि मेरा एड्रेस कौन सा है, और चेंज हो जाए तो कितने दिनों में बतानी होती है क्लास? 15। एक्सेलेंट। चेंज की सूरत में 15। अब आपकी चीज़ें कनेक्शन लिंक हो जाएंगे, और बनने के बाद इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिनों के अंदर मैंने बताना है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा। लेकिन अभी हम रजिस्ट्रार के बाद डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। कंपनी बनी, क्लास कंपनी बनी,
नहीं है। तो आज हम उसको बोलेंगे कि हमारा जो ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग जो हमारे लिए होगी, करस्पॉन्डेंस होगी, वो एड्रेस ये रहा, और आमतौर पे वही फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी जाहिर सी बात है, कोई बार बार जगह थोड़ी चेंज करता है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप उसको बता देंगे कि आपने कोई बातचीत करनी हो तो इस पे कीजिएगा, ठीक है। चौथी चीज़, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आप जमा कराएंगे। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो काम की बात है वो नोट करने की ये है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है वो चाहे तो जमा करवाए, और जो लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली होती हैं उनको लाजमी करवाना ही होता है। सर ये क्या बात हो गई, ये मे के साथ है, ये शल के साथ है। तो ये अभी आप फिलहाल सिर्फ 5 मिनट के लिए सब्र कीजिए, ये आगे आ जाएगा। यानी अभी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जा रहे हैं, एक हम डिक्लेरेशन लेके जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, एक एमओए लेके जा रहे हैं, उसको करस्पॉन्डेंस एड्रेस बता रहे हैं, आर्टिकल्स लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी हूँ, जो हमारी एग्जाम्पल्स में 99% आती हैं और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें वही मिलती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि लेके जाएँ, वो मे के साथ है, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रार को अगर ये समझ आता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, तो वो कहता है ठीक है, ज़बरदस्त। और अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो आपसे कहेगा कि इसको क्या करके आओ, रेक्टिफाई करके आओ या रिवाइज लेकर आओ, या तो इसी को सही करके आओ या दूसरा लेकर आओ। और अगर आपकी एप्लीकेशन उसको समझ आ गई, सब कुछ समझ हो गया, बेहतरीन हो गया, तो बेहतरीन वो आपको क्या दे देगा क्लास, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता कैसा है, इसमें क्या क्या आ रहा होता है इसमें कंपनी का नाम आ रहा होता है कि इसका नाम क्या रखा गया है, ठीक है इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रही होती है। मैं कोशिश करूंगा आज आपसे एक आध सर्टिफिकेट भी शेयर कर दूं कि वो होता कैसा है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। क्या ये प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, सही है। और क्या इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, और लिमिटेड है तो ये बाय शेयर्स है या बाय गारंटी है, बस ये सारी बातें इसमें लिखी हुई होंगी, ठीक है जी। ये आपको अभी किताब में भी मिल जाएगा। तो मालूम हुआ कि वो जो हमने स्टेप साइड पे किए थे, आज उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लिया कि एक डिक्लेरेशन लेके जाएगा, फिर मेमोरेंडम जमा करवाएगा, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस बताएगा, और फिर आर्टिकल्स के अंदर चाहे तो जमा करवाए लिमिटेड बाय शेयर्स, और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड को तो लाजमी जमा कराना है। और रजिस्ट्रार को ये बात समझ आ गई तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि आर्टिकल्स तो हम पहले दिन से देख रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो लाजमी जब होता है और अच्छा डॉक्यूमेंट होता है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, तो रजिस्ट्रार के पास अगर मैं जमा नहीं करवाऊंगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। यानी ऐसी क्या बात हो गई कि वो मैंने जमा नहीं करवाना। तो एक टेबल बनाते हैं हम और उससे हमें ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। इसका टच क्यों नहीं काम कर रहा, एक मिनट क्लास। आज इसका टाइम तो नहीं हो गया कहीं, नहीं वो तो चल रहा है। सर ये आपने टेबल ए वाली पहली क्लास पिछली क्लास में बात बताई थी ना? नहीं, उसको ऐसे ही सरसरी बताया था, अभी बता रहा हूँ, सही है। देखिए अब ये जो मेमोरेंडम है और जो आर्टिकल्स हैं कंपनी के, किसी भी कंपनी के, वो एक तो बने बनाए आपको मिल जाएंगे, सही है, और एक होंगे जो आपको बनाने पड़ेंगे। तो लिमिटेड बाय शेयर्स की जो कंपनी है वो अपना मेमोरेंडम टेबल बी से उठा सकती है और आर्टिकल्स टेबल ए से उठा सकती है। यानी
जो कंपनी एक्ट के अंदर सेकंड स्केड्यूल के अंदर टेबल ए एक मौजूद है और वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही है। तो लॉ ने इजाज़त दी हुई है कि या तो आप वही अडॉप्ट कर लें पूरा पूरा, अगर आपने वो अडॉप्ट कर लिया पूरा पूरा, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी से कह रहा है, तो अगर आपने वो पूरा पूरा अडॉप्ट कर लिया तो आपको इसका मतलब आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी दूसरे अल्फाजों में अगर आप जमा नहीं करा रहे तो लॉ ये समझेगा, अथॉरिटी ये समझेगी कि आपने सीधा सीधा टेबल ए अडॉप्ट कर लिया। और टेबल बी तो एक फॉर्मेट है, हर कंपनी का मेमोरेंडम तो लाजमी अलग होगा, क्योंकि अगर किसी का नाम अलग होगा, उसकी ऑथोराइज कैपिटल अलग होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में तब्दीली हो सकती है, तो ये तो हर किसी को अपना बनाना ही होगा टेबल बी वाला। लेकिन हाँ, आर्टिकल्स अगर आप चाहें तो टेबल ए को अडॉप्ट कर लें और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं ऑल्टर्ड करना चाहता हूँ तो ऑल्ट्रेशन के साथ जमा करा दे, कोई चाहता है मैं ऑल टुगेदर अपना बनाना चाहता हूँ तो अपना बना के जमा करा दे, ओन आर्टिकल, सब सही है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो लॉ में टेबल ए मौजूद है, वही अडॉप्ट कर लो, बात खत्म हो जाएगी। तो इस पे भी आपसे सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक जैसे ही डब्बा बना हुआ होगा, डब्बे खाली पड़े हुए होंगे, आपने टेबल बी, टेबल ए और टेबल सी और इस तरह वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी की कंपनी है और उसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, विथ नो शेयर कैपिटल, तो उसके लिए मेमोरेंडम का जो फॉर्मेट है वो टेबल सी है और आर्टिकल्स का फॉर्मेट भी टेबल सी ही है। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल है, हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसका टेबल डी है और उसका आर्टिकल्स भी टेबल डी है। सर हमें ये बात नहीं समझ आ रही है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल डी क्या है? ये फॉर्मेट्स हैं। तो कहीं फॉर्म होता है जिसको हम टेबल के नाम से लॉ में लिखा हुआ था, हम उसको टेबल कहते हैं। अनलिमिटेड कंपनी है तो टेबल ई है, दोनों उसके टेबल ई हैं। तो फ़र्क ये महसूस हुआ हमें पूरा अब तक कि लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए टेबल बी और ए अलग अलग हैं, बाकी सब के लिए दोनों आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का फॉर्मेट एक ही टेबल के अंदर दिया गया है। इसके लिए क्यों अलग है? क्योंकि मेमोरेंडम तो लाजमी अलग होगा ही, लेकिन आर्टिकल्स चाहे तो वो पूरा पूरा अडॉप्ट कर ले, इसीलिए मे के साथ पीछे लिखवाया था कि जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है तो आर्टिकल्स को जमा ना भी कराए, तो यही समझा जाएगा कि इसने पूरा पूरा टेबल ए अडॉप्ट कर लिया है। अगर ये बात क्लियर है क्लास तो मैं आगे बढ़ूँ। सर आप फिर से बताना है। अच्छा फिर से बता दो, ठीक है सर। जी। जैसे कंपनी नोट फॉर प्रॉफिट होती है, वो टेबल एफ जो उसका होता है? नहीं, टेबल एफ होता है, उसमें हो दिया हुआ होगा, हमने पिछली क्लास में देखा होगा, मुझे याद नहीं है। हाँ उसमें दिया हुआ, उसका सेक्शन उसका अलग है, टेबल एफ अलग है, सही है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने कहा फिर से इसको बता दें, वो ये था कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का डॉक्यूमेंट तो एक कंपनी को चाहिए ही ना, तो अब वो क्या करेगी? तो एक तरीका तो ये है कि लॉ कह दे कि मेमोरेंडम ले आओ, आर्टिकल्स ले आओ, हर कोई अपना अपना बनाना शुरू करेगा। यानी ऐसा ही है कि सीबीएम आपसे कहे कि अपने क्रेडेंशियल्स लेकर आओ एडमिशन के वक्त, तो अगर कोई सीबीएम का प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं होगा तो आप में से हर कोई अलग अलग कागज़ पे अपने अपने स्टाइल से अपना नाम लिख कर आएगा, और कहीं डेट ऑफ बर्थ वो नीचे लिखेगा, कहीं ऊपर लिखेगा, और सीबीएम की ज़िंदगी क्या हो जाएगी? अजाब में आ जाएगी। तो सीबीएम ने क्या करा, आपको एक फॉर्म दे दिया, कहा कि भाई इसको भर के आओ। ये बात समझ आ रही है? सिमिलरली कंपनीज एक्ट ने भी कुछ टेबल बना दिए, कुछ फॉर्मेट्स बना दिए और कहा कि तुम्हारा मेमोरेंडम ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा आर्टिकल्स ऐसा होगा, तुम्हारा आर्टिकल्स ऐसा होगा, तुम्हारा आर्टिकल्स ऐसा होगा। लेकिन ये सब तुम लाजमी लेकर आना। इनको कहा है कि लेकर आना, रजिस्ट्रेशन के वक्त भी। क्यों कहा है ये भी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी को कहा है कि तुम चाहो तो सीधा सीधा टेबल ए अडॉप्ट कर लो और तुम्हें फिर लाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई ऑल्ट्रेशन करोगे तो तुम्हें भी लाना पड़ेगा। और इन सबको कहा है कि लाना ही पड़ेगा, मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो ऑल्ट्रेशन होगी ही, यही समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है अगर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी तो बस सीधा सीधा अपना टेबल ए ना लाओ और हम समझेंगे तुमने वही अडॉप्ट किया। तुम कोई ऑल्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो ऑल्टर्ड लेकर आओ, तुम ऑल्टर्ड नहीं करना चाह रहे, पूरा अपना बनाना चाह रहे हो, तो चलो तुम पूरा भी अपना बना के ला सकते हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। क्या बात क्लियर है जिनका सवाल था? यस सर। चलें Yes, sir. अब हम आगे बढ़े। अच्छा जी, अब आज फाइनली आज की क्लास में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, हमारे हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का? अब आपको पता होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी के हाथ में आ जाता है
जब ये सर्टिफिकेट आ जाता है तो कंपनी बन चुकी होती है। यानी आज मैं इससे ये नहीं पूछूंगा कि क्या तुमने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी की थी, क्या तुमने मेमोरेंडम सही से अडॉप्ट किया था या भरा था, या उसके क्लॉजेस सही से भरे थे, क्या तुमने अंडरटेकिंग जमा करवाई थी, क्या तुमने आर्टिकल्स को सही से अडॉप्शन की थी, क्या तुम्हारे नाम में तो कोई मसला नहीं है। मैं इससे सब अब ये क्यों कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि इसके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया है। जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट करके इंशाल्लाह निकल जाएंगे, तो जब आपके हाथ में डिग्री होगी तो कोई ये आपसे नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारे लॉ में कितने नंबर थे और तुम्हारे अकाउंट्स में कितने थे। वो आपकी किस पर जाके देखेगा, डिग्री में आपकी जीपी देखेगा और बस समझ जाएगा ये क्या है, चाहिए। और अगर आपकी इन केस जीपी बहुत अच्छी भी है और आपको कुछ नहीं भी आता, लेट से 3.9 है, 4 है, और आपको कुछ नहीं भी आता, तो कागज देख के जब तक वो आपसे बात ना कर ले, वो यही समझेगा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है और इसने सब कुछ सही किया होगा, तभी तो इसको डिग्री मिली है। सिमिलरली कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख के भी मैं इससे सारे सवाल करना छोड़ दूंगा। मैं यही समझूंगा कि इसने सारी चीजें पीछे कंप्लीट की होंगी, तभी इसको अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है क्लास? जी क्लास? यस सर। यस अब कंपनी बन चुकी है, लेकिन आज तक हमने कंपनी बनाते वक्त कोई पैसों की बात नहीं करी। यानी हमने ये नहीं कहा कि कोई पैसे लेकर आया होगा, कुछ हुआ होगा। तो अभी हम ये बात करने जा रहे हैं कि जब कंपनी बन जाती है तो उसके 30 दिनों के अंदर शेयर डिपॉजिट मनी आपको जमा करवाना होता है। यानी जब हमने वहाँ पे लिखा था ना, अभी जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, तो हमने एक अंडरटेकिंग भी दी थी। तो इसमें हमने ये भी बताया था कि मिसाल के तौर पे 3 मेंबर्स हैं, तो मिस्टर ए इतने शेयर्स लेंगे, मिस्टर बी इतने शेयर्स लेंगे, मिस्टर सी के इतने शेयर्स होंगे। जब हमने मेमोरेंडम आर्टिकल्स जमा करवाया तो हमने बताया था कि भाई लेट से अगर हमारे 100 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं तो 50 इसके होंगे, 25 इसके होंगे, 25 इसके होंगे और एक 10 रुपये का है, तो ये सब इतने इतने पैसे लेकर आएंगे और हम इतने टोटल पैसे लेकर आएंगे। तो लॉ ये कह रहा है कि 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन तुम्हें सर्टिफिकेट अगर 1 मार्च को मिला है तो विद इन 30 डेज के अंदर यानी 30 मार्च तक तुमने ये पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा करा देने। अब रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा कि ये पैसे तुम जमा करवा के आ गए हो? तो इसके लिए तुम एक ऑडिटर के पास जाना, प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट के पास जाना, या यहाँ पर उसने प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट के साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी कहा है कि या तो तुम उसके पास चले जाना और इनसे एक सर्टिफिकेट लेकर आ जाना जो तुम्हें सर्टिफाई कर देंगे कि हाँ तुमने ये पैसे अपने अकाउंट में जमा करा दिए हैं और ये इस ब्रेकअप से मैच कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुमने ये कंप्लाइंस पूरी कर ली है और अब तुम्हारे ऊपर ये शेयर्स की अलॉटमेंट हो गई है। अब हम ये समझेंगे कि तुमने जो कंपनी बनने के बाद की रिक्वायरमेंट थी ये पूरी कर ली है। और अगर तो तुम ऐसा नहीं करोगे 30 दिन के अंदर, तो तुम्हें ये समझा जाएगा, यानी रजिस्ट्रार ये समझेगा कि जो तुम्हें शेयर्स इशू होने के थे वो कैंसिल हो गए, और फिर वो अपने हिसाब से, यानी जो नेम थे सब्सक्राइबर्स के, जो सब्सक्राइबर्स के नाम हमने रखे थे, वो उसको कैंसिल कर देगा और वो अपने हिसाब से कोई नए बंदे ला के बिठाएगा, यानी डायरेक्शन देगा कंपनी को कि अब आपने क्या करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद जो इन्होंने कहा था कि हमारा पेड अप कैपिटल इतना होगा, यानी हम इतना कैपिटल इंजेक्शन करेंगे, तो लॉ ये कह रहा है कि 30 दिनों के अंदर आपने ये पैसा जमा कराना है अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में। और ये पैसा जमा कराने के साथ साथ आपने रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना है 30 दिनों के अंदर अंदर। और जब तुम ये बताने जाओगे देखो मेरे पैसे आ गए हैं, तो ऐसे ही नहीं चले जाना, बल्कि ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट भी लेके जाना, ताकि तुम्हें खुद को कुछ ना बोलना पड़े। वो सर्टिफिकेट बता रहा होगा, ऑडिटर उसको सर्टिफाई कर रहा होगा कि भाई इसने हाँ पैसे जमा करा दिए हैं। क्या ये सिर्फ ऑडिटर ही होगा, सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट ही होगा? नहीं, इस केस में लॉ ने इजाज़त दी हुई है कि तुम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले से भी हाँ ये काम करवा के आ सकते हो। यहाँ तक हम क्लियर है क्लास? सर ऑथराइज कैपिटल सर अगर नहीं जमा करा सकेगा तो क्या होगा? बताया तो वो जो सब्सक्राइबर्स थे वो डीम टू बी कैंसिल हो जाएंगे, यानी उनको माना जाएगा कि उनका नाम रजिस्टर से मिटा दो। यानी जो कंपनी बनाने गए थे ना अभी ये 3 लोग, उनका नाम रजिस्टर से हट जाएगा और फिर रजिस्ट्रार डायरेक्शन देगा कि आपने आगे क्या करना है। वो कुछ भी दे सकता है,
नॉर्मली लोग जमा करा देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सर ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट वो जो है डिपॉजिट करवाना पड़ता है या पेड अप? नहीं, पेड अप का ना। ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिंग होती है ना। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल रखा हुआ है 100 मिलियन, पेड अप कैपिटल है सिर्फ 100 रुपए, तो भी सही है। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, 30 दिनों के अंदर आपने पैसे जमा कराने और 45 डेज के अंदर, सॉरी इसको नोट कर लीजिएगा, 45 डेज के अंदर ऑडिटर का सर्टिफिकेट जमा कराना है। यानी पैसे 30 दिन में अकाउंट में आ जाने चाहिए और अगले 15 दिन आपके पास मार्जिन होता है और ऑडिटर का सर्टिफिकेट आप जाके जमा करा देते हो। अच्छा जी, इसके बाद अगर ये सारे काम में आपने डंडी मारी तो पेनल्टी होगी लेवल 1 की। सिंपल, आज कोई हमने इतनी मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ी, पिछली वाली चीज़ों को ही जमा करके इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर आए। तो आई होप इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मसला महसूस नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, अब ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी। अब कंपनी बन गई, ज़बरदस्त, क्या बात है, कंपनी भी बन गई, पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया ना। तो अब इसको हम कहेंगे कि जब हमारी कंपनी बन चुकी है तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, यानी रजिस्ट्रेशन के असरात क्या होंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्वालिफाई कर गए, इंशाल्लाह आपका बीएस कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके असरात क्या होंगे, यानी क्या होगा आपको, आप इसको क्या कहेंगे कि मुझे इसके क्या इफेक्ट्स हुए हैं। जी सर, जॉब मिल सकती है। मेरे जहन में था यही आवाज आएगी। और सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन सर। अच्छा, ये आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम देख रहे हैं ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। इसको आप ऐसे देखें कि जब आपके हाथ में भी डिग्री होगी इंशाल्लाह, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो एक भाई ने जवाब दिया और मैंने पूछा भी इसीलिए, मुझे पता था आंसर ये आएगा। तो उसका जवाब ये आया कि सर जॉब मिल सकती है। नहीं, इसके सबसे पहला इसका असर क्या आएगा कि आप अपने नाम के आगे संदेश लिख सकेंगे कि आप बीएस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस हैं। सबसे पहला तो असर ये आएगा ना भाई। यस सर। चाहिए। दूसरा, आपकी एक रिकॉग्निशन हो जाएगी। फिर इसके बाद जॉब तो आपको इस कागज की बेसिस पे मिलेगी, यानी कंपनी के उस रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे कोई उससे मामला करता है, लेकिन कंपनी पे क्या असर आएगा रजिस्ट्रेशन का, वो अब हम देखने जा रहे हैं। जिस तरह अभी आप पे ये असर आ रहे थे, ठीक है। तो आप पे कंपनी पे क्या असर आएगा, तो कंपनी के जो भी मेंबर्स थे या जो सब्सक्राइबर्स थे, जो कंपनी को बनाने निकले थे या जो आने वाले वक्तों में मेंबर्स आएंगे, हमने मेंबर की डेफिनेशन में देखा था 2 लोग थे, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम यानी प्रोमोटर था, या बाद में आने वाला वो शख्स था जिसको शेयर्स अलॉट हो रहे हो। तो जब वो होते रहेंगे तो इन सब को अब कंपनी कह सकती है कि हम सब मिलके एज अ यूनिट क्या है भाई, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन याद आ रही है, उसमें 3 लोग थे। पहला वो आदमी जो कंपनीज एक्ट में कंपनी बना के आया हो, दूसरा वो आदमी जो फॉरेन कंपनी हो, तीसरा वो आदमी जो स्टैच्यूटरी बॉडी के तहत किसी कोई कंपनी बनाया गया हो। तो पहला वाला आज ये रिक्वायरमेंट मीट कर गया। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा कि ये एज अ यूनिट अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट कहलवा सकेगा। सर इसके दूसरे भी इफेक्ट होंगे ना, जैसे इसके कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला वाला ये आ गया। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला ये होगा कि कंपनी अब अपने तमाम पावर को एक्सरसाइज कर सकेगी, यानी कंपनी फंक्शनल हो जाएगी, कंपनी ऑपरेशनल हो जाएगी। इसका मतलब कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन जिंदा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है क्लास। यस सर। जो तो बाकी पॉइंट्स थे वो भी हो जाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो लिखे हुए नहीं है। सेक्शन 18 हम पढ़ रहे हैं, तो हम तो क्योंकि हर चीज़ त्रुटि हुई होती है, कभी कहाँ कुछ लिखा हुआ है, कभी कहाँ, तो आपके कोर्स में सब है नहीं, तो आपने क्लास के हद तक या पेपर के हद तक यही रखना है। इवन आगे कॉमन सील भी लिखा हुआ है, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा तो खैर आप लिख लें कि कंपनी को पावर भी एक्सरसाइज कर लेगी, फंक्शनल भी हो जाएगी, और कंपनी को ऐसा होगा कि कंपनी के पास कॉमन सील भी है और कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन का भी असर आ चुका है। अब अगला सवाल ये होगा कि सर कॉमन सील क्या होती है, तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना, जैसे राउंड स्टैम्प, हाँ, तो कंपनी का राउंड स्टैम्प एम्बोस शुदा, सही है।
ठीक है जी, आगे बढ़ूं। अच्छा, ये जो सब्सक्राइबर गए थे, ये जो कंपनी को बनाने गए थे, आर्टिकल्स लेके गए थे, जो उसमें प्रोपोज डायरेक्टर लिखे हुए थे कि जब कंपनी बन जाएगी तो ये लोग डायरेक्टर होंगे। तो अब जब कंपनी बन चुकी तो ये मान लिया जाएगा कि ये डीम टू बी अपॉइंटेड, यानी अब अपॉइंट भी हो चुके। तो ये जब बनाने गए थे तो आर्टिकल्स में लिख के गए थे ना कि ये लोग डायरेक्टर होंगे। अब बन गई तो मालूम होगा कि ये अपॉइंट भी हो चुके। और जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे यानी प्रोमोटर्स थे, वो इनिशियल शेयर होल्डर्स कंपनी के बन जाएंगे। क्यों सर, ये क्या, ये कोई लिखने की बात है? बिल्कुल है। क्यों? देखें, जब भी आप गए थे कंपनी को बनाने के लिए तो आप एक डिक्लेरेशन लेके गए थे, फिर आप एक एमओए लेके गए थे, फिर आप एक एओए लेके गए थे। तो एमओए के अंदर प्रोमोटर्स ने अंडरटेकिंग दी थी, एओए के अंदर लिखा हुआ था कि ये डायरेक्टर होगा। तो भाई जब ये सब हो गया, सर्टिफिकेट आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गई, तो जो लेकर गया था उसको इनिशियल कैपिटल शेयर होल्डर तो मानूंगा, जिसका नाम दिया गया था कि ये डायरेक्टर होगा उसको डायरेक्टर तो मानूंगा। तो लॉ ये बता रहा है कि बस इसके ये रजिस्ट्रेशन भी हो जाएंगे। जैसे आपको भी पता है कि आप पास हो जाएंगे तो आप अपने आप को ग्रेजुएट कहला सकेंगे, लेकिन ग्रेजुएट कहलाने के लिए आप अपने नाम के आगे कोई आइडेंटिफिकेशन देंगे। इसी तरीके से लॉ भी ये बता रहा है कि जब इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो इस पर ये इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक इधर से ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। अब सवाल आपका ये होगा कि सर हमने इतना कुछ पढ़ लिया मेमोरेंडम के बारे में, लेकिन आज तक हमने आर्टिकल्स के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, सिवाय आज की क्लास के कि इसका ये टेबल होगा और लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी कभी जाके जमा कराएगी या कभी ऑल्टरेट करवाएगी या कभी नहीं करवाएगी या कभी ऑल टुगेदर अपना लेके जाएगी। तो सर आर्टिकल्स के बारे में तो हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो अब आज हम थोड़ा सा आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी वैसा ही सेक्शन है जैसा हमने मेमोरेंडम का देखा था कि वो डेटेड होगा, याद आ रही है 4 बातें, साइंड होगा, पैराग्राफ नंबर कंसेक्यूटिवली होंगे। भैया आप लोगों को बात याद आ रही है? क्लास आपको कुछ याद आ रहा है? सर ये वाली याद नहीं आ रही। याद हो गई यार, हमने ये मेमोरेंडम के क्लॉजेस के 4 चीजें लिखवाई थी ना, अपना डेटेड साइन के क्लॉजेस पढ़े थे तो हमने वहाँ पर ये बातें लिखी थी। और चौथी बात मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन मेरा पर्चा नहीं है तो मैं भी अपने पास किताब खोल के ही देख रहा हूँ, तो आप भी देख सकते हैं कि वही प्रिंटेड होगा और डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ होगा और साइंड होगा। चौथा प्रिंटेड था। हाँ यस सर अब आ गया समझ आ गया। भी यही होगा और क्या होगा, सही है खलास। अच्छा आर्टिकल में सर ये फर्स्ट वाला क्या लिखा था आपने? सॉरी ये फर्स्ट वाला क्या लिखा आपने? डेटेड होगा, ये भी किताब में आ जाएगा सब। ये थर्ड वाला भी है, सेट है। अच्छा तीसरा यहाँ तक हम पहुँचते पहुँचते आखिरी 2 चीजें भी अपने साथ लेकर ही जाएं कि आज तक हमने ये भी पढ़ लिया कि मेमोरेंडम को भी तो ऑल्टरेट कराएंगे, तो आर्टिकल्स की भी तो ऑल्टरेशन कभी होती होगी ना भाई, क्या ख्याल है? सर होती है। अच्छा सर आर्टिकल्स में होता क्या है कि हमें पता चलेगा कि होती होगी कि नहीं? आपका सवाल तो ये होना चाहिए, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर तो मुझे पता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वो तब्दील होगा तो मैं जाके चेंज करा लूंगा, तो ऑल्ट्रेशन कराऊंगा। सर नेम होता है तो नाम चेंज होगा तो ऑल्ट्रेशन कराऊंगा। सर ऑथराइज कैपिटल ऊपर नीचे होगा तो ऑल्ट्रेशन कराऊंगा। सर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया तो ऑल्ट्रेशन कराऊंगा। सर ये आर्टिकल्स में होता क्या है मुझे ये तो बताएं, तब मुझे पता चलेगा ना कि होगा कि नहीं। तो आर्टिकल्स में हर वो चीज होती है जो मेमोरेंडम में नहीं होती। सर ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि ये एक पब्लिक यानी आउटसाइडर डॉक्यूमेंट है। यानी जब भी आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, जब भी आप अकाउंट्स बनाते हैं, तो आपको इसके नोट 1 के अंदर ये पता लग जाएगा कि ये कंपनी करती क्या है, यानी इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब भी आप उसके फाइनेंशियल्स उठा के देखेंगे तो आपको वहां से इसका ऑथराइज कैपिटल दिख जाएगा। जब भी आप इसके फाइनेंशियल्स उठा के देखेंगे तो आपको इसका रजिस्टर्ड ऑफिस का तस्करा भी मिलेगा नोट 1 में। जब भी आप इसके फाइनेंशियल्स उठा के देखेंगे तो आपको नेम पता लग जाएगा। जब भी आप इसके फाइनेंशियल्स उठा के देखेंगे तो आप इसको नाम की बरकत से आपको पता लग जाएगा कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है कि नहीं। तो सर मालूम हुआ कि मेमोरेंडम की जो चीज़ें हैं वो तो दुनिया को वैसे भी पता लगती है, और मेमोरेंडम के अंदर पब्लिक यानी बाहर वालों के लिए बातें लिखी हुई होती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल्स के अंदर किसके लिए बातें होंगी? इंटरनल मैनेजमेंट, घर की बातें होंगी कि डायरेक्टर कैसा होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी की लॉ में देखें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, आई रिपीट, है तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, मगर वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है लॉ से, रिलैक्स नहीं हो सकता लॉ से। सर ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये ऐसी बात है कि आपको हमने जिस तरह हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं, तो हमने ये भी देखा था कि लॉ में क्या लिखा हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम कितने मेंबर होने जरूरी हैं? सर मोर देन 2। नहीं, 2 और 50, एटलीस्ट 2 यार, एटलीस्ट टू। एटलीस्ट 2 और लेस देन। लेकिन अगर कोई अपने आर्टिकल्स में ये लिख दे कि एटलीस्ट 3, तो स्ट्रिक्ट तो हो सकता है आर्टिकल्स, रिलैक्स नहीं हो सकता। कोई ये नहीं लिख सकता एक से भी काम चला ले। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सर लेकिन लॉ, एक लॉ तो लॉ से ज्यादा स्ट्रिक्ट क्या होगा? भाई देखो ना, सीबीएम ने आपको ये बोला हुआ है कि कम से कम क्या होनी चाहिए कि 2 छुट्टी होगी तो आपकी आपकी आपका सेमेस्टर जाया नहीं होगा। ऐसा ही है ना? यस सर। आप अपने ऊपर ये पाबंदी लगा दें कि भाई एक भी छुट्टी नहीं करनी, आपका अपना मामला है ना, आपको सीबीएम मना तो नहीं करेगी। यस सर। सही है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे सफ़र है या बहुत सारे मामलात के अंदर मजहब में भी रिलैक्सेशन होती है। ताजुद की नमाज है, फर्ज नहीं है, लेकिन कोई शख्स अपने ऊपर बांध ले, उसको वजह हो और उसको कोई मसला भी ना हो रहा हो, अब उसने खुद अपने ऊपर बांधी हुई है तो फाइन करे। बात समझ आ रही है? ओके सर, हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप अगर अपने ऊपर कोई पाबंदी रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे कंपनी ये डिसाइड कर ले कि डायरेक्टर वो आदमी होगा जो कम से कम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेके आएगा, तो रख ले भाई, मना थोड़ी है। बस ये लॉ से ना टकराए। अगर लॉ से रिलैक्सिंग मूड में नहीं हो सकती, स्ट्रिक्ट वर्जन अलाउ है। ठीक है सर, आर्टिकल्स मींस ये गाइडलाइंस होती हैं डे टू डे इश्यूज की, मतलब कंपनी जो की बिल्कुल इसकी पूरी लिस्ट अभी आपकी नोटबुक में आपको मिल जाएगी कि मीटिंग कैसी होगी, डिविडेंड का क्या होगा, डायरेक्टर्स कैसे होंगे, बोर्ड की मीटिंग का मामला क्या होगा, ये सब अभी आपको मिल जाएगा। किताब में लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसकी 4-5 बुलेट्स खाली आपको पता होनी, लिस्ट याद होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो आपके कोर्स में भी नहीं है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया आर्टिकल्स का। तो अब सवाल ये है ना कि सर आर्टिकल्स भी तो कभी ऑल्टर्ड होता होगा ना? तो हाँ, अभी हमने देख लिया ऑल्ट्रेशन इसकी कैसे पॉसिबल है। ऑल्टर्ड होता है, बिल्कुल होता है। तो आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन के लिए आपने क्या काम करना होगा? आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन के लिए आपने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन से मेरे दिमाग में क्या आता है, यानी हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सर नेम जो चेंज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, 3/4 ऑफ मेजॉरिटी, फॉर्म 26 आना चाहिए, और दूसरी चीज ये आनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 3/4 वोटिंग पावर वालों की 75%। वोटिंग पावर वालों की बात शामिल होगी, और एटलीस्ट 21 डेज वाला नोटिस भी गिवन होगा। और अगर सर मतलब सेम जैसे नेम चेंज का तो वही है, मतलब सेम। भाई देखो, जहाँ जहाँ लॉ में स्पेशल रेजोल्यूशन की बात आएगी ना, ये कॉमन चीजें आपके साथ रहेगी। अब नेम देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन एक टूल है। नाम चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है एक शहर से दूसरे प्रोविंस के शहर में तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, ये करनी है। मगर स्पेशल रेजोल्यूशन के अपने लवाजमात क्या है, वो ये हैं सारे। ठीक है, यानी ये ऐसे ही है कि क्लास अगर 9 से 12 की है तो 9 से 12 में क्लास में कैसे बैठना है ये तो एक अलग बात है, लेकिन क्लास में पहुंचने के लिए जो सुबह 7 बजे उठना भी है, और फिर फ्रेश भी होना है, और फिर नाश्ता भी करना है, और फिर पहुंचना भी है, ये सब अलग है। लेकिन ये सब तभी करने पड़ते हैं जब 9 से 12 की क्लास होती है, वरना तुम उठता ही 10 बजे हो। ये बात समझ आ रही है?
जी सर। यस सर। बस ये भी ऐसे ही है, ठीक है। यस सर। चलिए जबरदस्त हो गया। अच्छा, लेकिन हर बार इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बताने का मकसद था वो अब पूरा होगा। ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स जब भी मैं करने जाऊंगा, और अगर वो देखें, कभी कभी कंपनी के अंदर ऐसा भी होता है कि जो वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी आप इसको ऐसा देखिए कि सब्सटेंटिव राइट्स कंपनी कभी कभी अपने मेंबर्स को टुकड़ों में बांट देती है, यानी शेयर होल्डर्स को क्लासेस में डिवाइड कर देती है। क्लास ए शेयर होल्डर्स, क्लास बी शेयर होल्डर्स, यानी उनके राइट्स के अंदर और लाइबिलिटीज के अंदर वेरिएशन आ जाती है। ये पूरा एक रूल है, तो आपके कोर्स में नहीं है, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स के नाम से। तो ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं समझाने जा रहा हूँ बस वो याद होना चाहिए। तो अगर कभी कभी कंपनी वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स के राइट्स पे काम करती है, उसमें तब्दीली लाती है, क्लासेस को चेंज कर देती है, तो लॉ ये कह रहा है कि जब फिर इनकी क्लास की बात हो रही होगी, तो उस क्लास की पर्टिकुलर 3/4 वोटिंग पावर चाहेगी आर्टिकल्स की अमेंडमेंट के लिए। सर क्या मतलब, बात नहीं समझ आई। देखिए, लेट्स से एक कंपनी है जिसके कितने मेंबर्स हैं, 100, ठीक है। और कंपनी ने उनको 2 क्लासेस में कन्वर्ट कर दिए कि ये क्लास ए वाले लोग हैं, उसको 60 कर दें, और ये क्लास बी वाले लोग हैं, 40 कर दें। इनके ये राइट्स होंगे, इनके ये राइट्स होंगे, इनके ये प्रिविलेजेस होंगे, इनके ये होंगे, और इनका ये होगा। ये सब अलाउ है सब्जेक्ट टू, और ये सब कहाँ लिखा हुआ होगा, अभी हमने डिस्कस किया है, ये सब कहाँ लिखा हुआ होगा, एओए। एओए में। और इसके अंदर हम सख्ती कर सकते हैं, नरमी नहीं कर सकते, और सख्ती ऐसी होगी कि लॉ से नहीं टकराएगी। सही है। तो अगर कंपनी ने इसके, एक तो कंपनी ये कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन का, तो इसका 3/4 चाहेगा, यानी 75 मेंबर्स। लेकिन एक ये कि कंपनी क्लास ए के शेयर होल्डर्स पे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही हो, तो अब किसका स्पेशल 3/4 चाहेगा मुझे, इसका 60। 60%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना। यहाँ तक हम साथ में, बात समझ आ रही है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब कंपनी क्या करेगी, जब आर्टिकल्स को ऑल्टर्ड कर लेगी, तो रजिस्ट्रार के पास विद इन 13 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन ऑल्टर्ड आर्टिकल्स जमा करा देगी, ताकि वो भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर ले। अब अगर आपको याद आ रहा होगा कि मेमोरेंडम के अंदर कहीं कहीं ये भी था कि जब भी तुम इसको अमेंड करोगे तो जाके कमीशन की अप्रूवल भी ले लेना। याद आ रहा है, यस सर। ऐसा लिखा हुआ था ना। लेकिन रजिस्ट्रार के केस में ये क्यों नहीं लिखा हुआ, मतलब आर्टिकल्स के केस में ऐसा क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि उनका घर का मामला है, हमें क्या करना है। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब लास्ट बात, इसके बाद हम, हमारा खत्म हो गया, ये बिल्कुल लास्ट बात करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम डिस्कस, आप लोग कहेंगे तो कोई रिकॉल कर लेंगे पेपर के हवाले से, अदरवाइज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये लास्ट बात है हमारी, द वेरी लास्ट बात, कि सर ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स थक गया, चाहिए, अच्छी बात है। तो सर अगर ये कभी मुझे मिलेगा कब, कौन लोग हैं जिनको ये देखने को मिल सकता है। तो आंसर है कि अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हैं, अगर आप किसी कंपनी के क्या हैं, मेंबर हैं, तो अगर आप रिक्वेस्ट करें कंपनी को, और मेंबर होने के लिए क्या चाहिए, 2 बातें, वो डेफिनेशन सेक्शन 118 आपके साथ साथ रहना चाहिए, कि जिसको शेयर्स अलॉट हुए हों बाद में। याद आ रही है भाई। ठीक है। तो अगर वो अपनी उस कंपनी को रिक्वेस्ट फाइल करेगा, तो कंपनी को चाहिए कि वो 14 दिन के अंदर उसको वो कॉपी दे दे, और उसकी एक फीस जो भी कंपनी ने डिसाइड की हुई हो वो पे करने पे मिल जाएगी। अच्छा, अब ये फीस कहाँ लिखी हुई होगी, आर्टिकल्स में। एक्सेलेंट, क्यों, इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर है ना। क्या भाई यार, गाड़ी आपकी तेज चल रही है, एक्सेलेंट। ठीक है। और अगर ऐसा ना करा तो क्या होगा, लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी, मतलब अगर इसमें डंडी मारी देने में, तो लेवल 1 की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है जी, क्लास यही तक हमारा, ये सारा जो भी हमने पढ़ना था। और इंशाल्लाह अब आपके मिनट्स के बाद हम
वो पढ़ेंगे जो आगे के एरियाज हैं। और आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत स्लो पेस पे हमने कोई 5 क्लासें लगा दी शुरू के 40 सेक्शन पे। अब तक हमारी इन टोटल 1 क्लास की लैकिंग है, क्योंकि पहली क्लास जो हमने ली थी वो LMS पे तो थी, स्मार्ट्स पे नहीं थी। और बीच में फिर हमने 2 हफ्ते का गैप कर लिया था। तो वो 1 क्लास अभी भी हमारी गैप आया हुआ है, वो हमने आखिरी तक कभी ना कभी लगानी होगी। वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ इंशाल्लाह अरेंज कर लेंगे। लेकिन मैं अगर भूल जाऊँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे याद ज़रूर दिलवाइएगा। अदरवाइज हमारा कोर्स सही डायरेक्शन में, आई एम हैप्पी विद इट। आपका कोई सजेशन हो जो मोस्ट वेलकम हमेशा से, और कोई फीडबैक हो। अदरवाइज अब हम MCQs की तरफ जा सकते हैं। जी क्लास सर कितने सेशंस रहते हैं बाकी? करेंगे। सॉरी, आपने बोला था रिकैप भी कर लेंगे बिट्स का। अगर आप लोग कहेंगे तो कर लें सर। अच्छा जी, कर लेते हैं। पहले MCQs करते हैं, उस पर रिकैपिंग आएगी ना, जब सवाल आएगा तो मतलब फिर वहां से हम खोल देंगे चीजें। देखो इसका ये मतलब इसके, ठीक है। ओके सर। जी, और कोई? सर ये सेक्शन रिकॉर्ड होगा ना MCQs वाला? हाँ, ये अभी सब रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ठीक है क्लास, तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारे MCQs। अच्छा, आपको जो किताब दी गई है उस किताब के एंड में, हर चैप्टर के एंड में ये MCQs गिवन है, चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग भी इसको यूज कीजिए। और पेपर तो खैर यहाँ से भी बन सकता है, ऑब्वियसली एक आध यहाँ से भी उठाया जा सकता है, क्योंकि बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है ये। और अलग से भी हो सकता है। बहरहाल, अच्छा देखें, अब ये अभी हम जो करने जा रहे हैं, ये पेज कौन सा? सर एक रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर नंबर्स भी बता दें कि कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। वही तो चैप्टर देंगे, 11 और 12। सर 2 चैप्टर हुए? जी, अच्छा 6 चैप्टर टोटल, आपके 2 हो गए। है भी तो 6 चैप्टर टोटल। सर बाकी जो 4 हैं वो पूरे पूरे होंगे चैप्टर? यार देखो, इसके अंदर है ना कनेक्शंस बहुत सारे थे, मतलब ये मसला था इसका। और जो बाकी चैप्टर्स है ना, जैसे मैं आपको एक मिनट दें, ये मैंने इंस्टॉल किया था, पता नहीं क्या चाह रही है। जैसे मैं आपको बताऊं बाकियों के अंदर क्या सीन है, देख लो तो आपको भी तसल्ली आ जाएगी। सर मिड्स में सिर्फ यही 2 चैप्टर्स आ रहे हैं ना, बस यही 2 ये 2 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर्स भी पूरे नहीं है ना, क्योंकि हमने, मैं भी आपको सब बता रहा हूँ भाई, आप लोग थोड़ा सा सुकून में रहिए। आप लोग हैं सेफ एंड्स में। जिसने मेरे साथ पिछली बार पढ़ा था वो ये तो कम से कम एश्योरेंस दे ही सकता है कि कोर्स जिस तरह जितना पढ़ाया जाता है पेपर वहीं से आता है। तो टेंशन नहीं लो। अगर क्लासें पूरी ली है, नोटिंग पूरी है, तो बहुत सुकून में, ठीक है। ये आप देखेंगे, नहीं ये पुराना स्टेट है। एक मिनट ना, सॉरी, एक तो आईकेप ने स्टेट एक्स भी चेंज कर दिया, तो हमने भी नया वाला उठा लिया था। जी ये रहा। देखिए भाई, आपके जो कोर्स में जो चैप्टर्स है ना, ये कंपनी लॉ के आपके सामने आ रहे हैं। कितने? 11 से 16, ठीक है भाई, आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर, टीचर देख रहे हैं। यस सर। आप लोग देख लें, आपने 2 चैप्टर कर लिए हैं, यानी 335 से लेके आप लोग 378 तक पहुंच गए। तकरीबन आपने कोई 40 सफ़े कर लिए ना। अब जो अगले चैप्टर्स है ना, वो सीधे सीधे हैं, यानी मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टर, CEO, ये सब आ जाएगा। ये पूरा एक एरिया है, इसमें इतनी लिंकिंग नहीं है, सीधी सीधी मामला है। मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस पूरा एक एरिया है। इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, थोड़ा सा इसमें कनेक्शन होगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा जो अब तक आपने बर्दाश्त किया है। और अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, अगेन एक जबरदस्त साफ सुथरा सीधा सीधा एरिया। तो अब चीजें ऐसी हैं, अब हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज भी क्लासें निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर क्लास में आगे हम पिछला ही रिकॉल कर रहे होंगे और उसको कनेक्ट कर रहे होंगे और फिर आगे बढ़ रहे होंगे। मीटिंग प्रोसीडिंग्स को आप 2 क्लास में कर सकते हैं, अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट को 2 क्लास में कर सकते हैं, मैनेजमेंट को 3 क्लास में कर सकते हैं। ये इस तरह 2-2, 3-3 क्लासों में करके अब ये खत्म हो जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि चेन पे चेन बनती जाएगी, ठीक है। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि आपके कोर्स में 11-12 चैप्टर अब तक हमने कवर किया है।
और 11-12 के अंदर हमने 2 चीज़ें छोड़ दी हैं, और वो हम करेंगे जब हमारा कोर्स एंड पर होगा। उसमें से एक चीज़ तो इंतहाई फारिग है इसलिए हमने नहीं कराई, और एक चीज़ बहुत टेक्निकल है इसलिए नहीं कराई। सर इंतहाई फारिग वाली चीज़ कौन सी है? तो इंतहाई फारिग वाली चीज़ वो है जिसमें वो बताता है कि SCCP कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, और ये मतलब इंतहाई वो जिसका डायरेक्ट लॉ नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन ऑफ अथॉरिटी है, तो वो हमने बिल्कुल भी नहीं देखी अब तक। ठीक है। और जो दूसरी वाली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम अकाउंट्स के सेक्शन के साथ देखेंगे, पेरेंट सब्सिडी वाली, तो वो ज़्यादा वहाँ पे रेलिवेंट भी होगी और इफेक्टिव भी होगी, पेरेंट और जो सब्सिडी का मामला होता है। तो ये सीन है। तो आपको जवाब पता होगा कि आपको क्या मिला है और आपके एग्जाम में क्या टेस्ट हो सकता है, तो ये वाला मसला तो ख़त्म हो गया। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला ये आपके साथ क्या आएगा? प्रोस्पेक्टस के साथ, तो पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है, तो उसको हम यहाँ पे फिट नहीं आएगा, मतलब वो एडिशनल हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, सेक्शन 42 वाली कंपनी हमने बिल्कुल देखी है, और वो एक अच्छा एरिया है, उसको देख लेना भाई, उस पर एक अलग से सवाल आ सकता है। ठीक है। तो अब हम MCQs देखने जा रहे हैं। कोशिश करो इन 2 चैप्टर्स के प्रिंट निकाल लो, मैंने अपने पास भी निकाले हुए हैं, तो आसानी से देखने में मतलब इजी रहता है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो सॉफ्ट में देखने में। मिनट्स खत्म हो जाएगा तो यकीनन ये एरिया फाइनल के लिए लेस रेलिवेंट होता है रेलिवेंट, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाता है। एनीवेज, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? MCQs करने जा रहे हैं, तो आप लोग अपने पास खोल लीजिए ताकि हम इसको देख सकें। सर इसके आंसर्स बुक में गिवन है ना? लेकिन अगर अभी आप लोग बुक ना खोलें और थोड़ा सा खुद पार्टिसिपेट करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और अगर खोलना चाहें तो मैं पकड़ तो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत सिंपल सिंपल है, कहीं कोई एक आध मुश्किल बात आ गई तो आ गई, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, तो हम इसको क्विकली रैप अप करेंगे, यानी 5 बजे तक ये हमारा हो जाना चाहिए, इसमें रिवीजन सब हो जाएगा, और आपके MCQs भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन है, नंबर 1, और नंबर 2, एक बंदा एक बार बता दे तो दूसरी बार ना बोले, तो इससे सबको मौका भी मिलेगा, और जिसको कुछ भी नहीं आना वो भी देख लेगा। ठीक है क्लास, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है, विच टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन? कंपनी सर कंपनी है आंसर। एक बंदा बोले, एक बंदा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, बाकी कंपनी सर। मेरी कोशिश होगी कि मैं 20 में से ज़्यादा अच्छा है। और मजे की बात ये है कि आज सिर्फ 28 से 30 का रेशो चला है क्लास का, यानी सर आपकी आवाज़ पता क्या आ रही है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि मजे की बात ये है कि आज एवरेज 28 से 30 बच्चा अवेलेबल था, यानी एवरेज क्लास का 10 बच्चा आज नहीं था। तो अब इस पर हम क्या कंट्रोल करें, किसको पकड़ें, पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बात है। आज की क्लास अच्छी थी मेरे ख्याल से, ज़्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि कंक्लूजन की तरफ था एक एरिया। बहरहाल, तो अब मैं पूछूंगा और आप लोग बताएंगे, और इसको शुरू करते हैं। पहला आप लोग कह रहे हैं कंपनी, वेरी सिंपल, हाँ इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी भी नहीं है, तो जो आसान होगा हम उसको ऐसे ही घटा देंगे। ठीक है, और ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। अच्छा, ये दूसरा वाला PDF है जो मैं भी फर्स्ट टाइम इसका फीचर यूज़ कर रहा हूँ, इससे अपना जादू दिख रहा है। अच्छा जी, तो पहले वाले का आंसर था कंपनी, अभी हटेगा कैसे? तो मेरे ख्याल से पेन पकड़नी पड़ेगी। हाँ हट गया, जबरदस्त। पहले का आंसर था कंपनी। ठीक है, दूसरा, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, अब पहले इसको पहले पढ़े, डायरेक्ट नहीं बोले। पहला क्या? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी फॉरेन कंपनी, अ कंपनी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रेलेवेंट स्टैट्यूट। तो इसका आंसर देंगे डी। चले गया। तीसरा, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट द कंपनी एग्जिस्ट,
बस ये बहुत सिंपल है, बता दे, कोई भी बता दे। बी सर, बी सर बी है इसका आंसर। परपेचुअल सक्सेशन। की बात है। चलें। चौथा, व्हाट इज अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, इसको पढ़ लेना पहले। That the members in a general meeting are regarded by law as a person. सी सर, इसका आंसर regarded by law as a person. सी है सर इसका आंसर। सी है, पक्की बात है। जी सर। The effects of a separate legal personality are limited liability, separation of ownership, transfer of ownership, and perpetual succession. डी सर, ऑल ऑफ द अबव सर। यानी यहाँ पर डी हमारा है सर। क्या रिवाइज हो गया पूरा? सेपरेट लीगल एंटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। टॉपिक्स कनेक्ट करो, मैंने यही कहा ना कि यहाँ पर हम डिवीजन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ तक हमारा सारा क्या रिवाइज हो गया? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी कवर हो गई हमारी। सही है, हुई ना कवर? यस सर। जी सर। ठीक है, यस सर। जबरदस्त। अच्छा, the concept of a limited liability applies to, गौर से पढ़ना, the directors of the company, the creditors of the company, the owners, shareholders of the company, to the bankers of the company. एक सी सर। सी सी है सर इसका आंसर। इसका आंसर ए क्यों नहीं होगा? सर जो शेयर होल्डर है सर, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, इन्वेस्टमेंट उनकी होती है सर। भाई डायरेक्टर जो होता है वो जरूरी नहीं है कि सारे डायरेक्टर शेयर होल्डर हो। एक्सीलेंट, ये जो जवाब दिया ना मास आप थे ना, मास मास। जबरदस्त, ये इसका आंसर था, बेहतरीन। अब भाई कोई आंसर नहीं देगा, मैं पूछूंगा। If a limited company is unable to pay its debt, it may be forced into liquidation. The assets of the company will then be used to pay some of its unpaid liabilities, and directors will be required to pay personally remaining unpaid debts. The shareholders will be required to pay personally remaining unpaid debts. The debenture holders will be required to pay personally remaining unpaid debts, or the shareholders will not be required to pay personally remaining unpaid debts. ये मैं पूछने जा रहा हूँ। अबे भाई एक सेकंड, जी सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो जी जी हेलो। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, तो ये भी हम पूछेंगे, किससे पूछेंगे? अहमद इम्तियाज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर। क्या इसका आंसर आपको क्या लगता है भाई? सर इसका आंसर होगा डी, क्योंकि शेयर होल्डर वो ही लूज करेगा जो उसमें इन्वेस्ट करा होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जेब से कुछ नहीं देना, वरना सर कंपनी बनाने का मकसद नहीं था। अच्छा, एक सूरत में ये गड़बड़ हो सकती थी, वो कब होती? जब अनलिमिटेड लायबिलिटी एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अनलिमिटेड। 8वां पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू, कौन बताएगा इसका आंसर? जी ग्लास। ऑल लिमिटेड कंपनीज। जी सर। जबरदस्त। भाई किसी को अगर कोई मसला हो रहा हो तो बीच में रोक के हमें पूछ भी सकता है। The directors and other officers of the company act on behalf of the company, and provided that they act within their powers, they will be personally liable for the debts of the company. They will not personally liable. They, along with the shareholders, will be personally liable. They, along with the other officer of the company, will be personally liable. इसको कोई पढ़ ले सुकून से पहले, फिर इसका आंसर दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। Directors and other officers of the company act on behalf of the company, and provided that they act within their powers, they will be personally liable. They will not personally liable. सर इसका बी होगा। सर मुझे तो इसका बी लग रहा है आंसर। बी लग रहा है सर वही वाली बात जो भी ऊपर हुई थी ना कि पर्सनली जेब से देने का फायदा नहीं। पर्सनली लायबल होगा तो सर वो फायदा क्या? सर तो फिर जेब से कंपनी बनाने का फायदा क्या? 10वें का आंसर इसका डी होगा। तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया, डी होगा सर। सर ये तो डी है, आंसर डी होगा। यहाँ पे हमारी क्या कवर हो गई? कंपनी की डेफिनेशन। जी सर। ठीक है। अच्छा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी मींस, ये कौन बताएगा? जी कोई बताना चाह रहा है पब्लिक लिस्टेड कंपनी मींस?
सर मुझे तो ए लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है सर इसका। ए सर। अच्छा मैं तो पढ़ लूँ। सर यही है। ठीक है, जबरदस्त है। इससे हमारा क्या कवर हो गया? टाइप ऑफ कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक अनलिस्टेड और लिस्टेड। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन रजिस्टर्ड। ए सर इसका आंसर। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन का एक हिस्सा यहाँ से कवर हो गया। ठीक है। अच्छा 13 अभी हमने कवर नहीं किया, इसको आप छोड़ सकते हैं। 14वां, लाइसेंस टू एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट शैल बी ग्रांटेड बाय कमीशन ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। एक सेकंड, चूज द इनकरेक्ट वन। ये मैं पूछूंगा, इसका आंसर कौन देगा? ठीक है। इट शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स इट दे कैन पे प्रॉफिट्स टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ इट। The payments of any dividend to the members is prohibited. They will work only for the usual objects of the company. इसका आंसर मुझे देगा भाई सर बोलने जो दिया है दीपक कुमार। जी दीपक भाई, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा मारिया बदर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इसका आंसर बता सकते हैं आप? सर फिर से क्वेश्चन शो करें। जी, license to association not for profit shall be granted by the commission on the fulfillment of certain conditions. Choose the incorrect one. गलत वाला पकड़ना। C. Sorry. C. The payments of any dividend to its members is prohibited. सर मैंने लेक्चर आपका सुना नहीं था, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकती। अच्छा मतलब आप उस दिन नहीं थी क्लास में? नहीं लास्ट क्लास में नहीं। गलत लगा दिया। मुझे बी लग रहा है। सर बी है सर। मुझे भी सर बी लग रहा है, क्योंकि सर ये वाली कंपनी तो प्रॉफिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है ना। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा भाई अब हम पूछते हैं किसी और से भी। दीपक भाई आप अगर आ गए हैं या नहीं थे, जो भी है बता दें। और बी लग रहा है इनको। अब्दुल नाफे। सर आपने क्या फॉरवर्ड किया? मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉरवर्ड किया। और अब्दुल नाफे, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। जियाउर रहमान आपको आ रही है? भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सारे गायब हैं लगता है। और यस सर। कौन है ये? हेलो सर, जिया सर। जिया भाई आपका आंसर क्या है इस पे? आप क्या समझते हैं 14वें पे? सर ए चले ठीक है। अब तक 3 जवाब आ चुके हैं, ए बी और सी। सर इसका आंसर बी है, कंफर्म। कंफर्म भी है। अरीबा आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? सर वो आपने लिखवाया तो था एसीसीपी सर्टिफाइड के अंदर प्रमोशन है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रमोटिंग प्रोहिबिटेड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अरीबा आप यहाँ पर हैं, आपको आवाज आ रही है? जी सर हूँ सर। ये इसलिए बी इसका आंसर है क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं हमारे वो हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट इसका वही है, ऑर्गेनाइजेशन जियो है, तो इसलिए हम प्रॉफिट्स अपने अंडर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एमसीक्यू को, इस वाले को, किसी का आंसर डी है और वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, क्यों होगा? एनीवन?
सर एक क्वेश्चन जरा उधर लेके जाइएगा क्वेश्चन के पास। चला क्वेश्चन के पास ले जाता हूँ, बताओ भाई। जी सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, डी कैसा हो सकता है? सर डी ये हो नहीं सकता क्योंकि इनकरेक्ट नहीं है ना सर। इनका तो सर काम ही है कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। सही, करेक्ट हुआ ना? सही, जबरदस्त। मुझे डी लग रहा है इसका आंसर। एक्सीलेंट। और इसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड नहीं दे सकते। हाँ, डिविडेंड नहीं दे सकते। सही है जी। चले, जो ए सी वाले थे वो क्यों कह रहे थे, वो अपने आप से खुद ही भूल गए। सर इसमें हमने 13 छोड़ा था, और कौन सा छोड़ा था? यार मतलब हमने 2 टॉपिक छोड़े हुए ना, सब्सिडी होल्डिंग की डेफिनेशन और आपका सर हमने सिर्फ 13 ही छोड़ा है अभी तक, बाकी सारे की हैं। टॉपिक के अंदर ये 2 चीजें छूटी हैं, इसलिए कह रहा हूँ। आप मतलब आपको टॉपिक पता होगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना, मुझे नहीं आता। वरना ये तो इसमें ये एमसीक्यूज तो पेपर में नहीं आने वाले। तो 13 छोड़ा था विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हमने ये टॉपिक छोड़ा था, इसलिए मैं ये एमसीक्यू नहीं कर रहा। सही है जी सर, जी जी सर। भाई 15 वाला भी हमने नहीं पढ़ा कि क्योंकि हमने इसको नहीं पढ़ा कि वही ये जुरिसडिक्शन वाला अथॉरिटी इसको भी नहीं देखा। अच्छा बोलता है अच्छा 16 के अंदर ये कह रहा है अ कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स although members ordinary shareholders owns the company, they do not own the assets of the company. The shareholders are simply owners of the what? शेयर्स है ना सर, सिर्फ शेयर आएगा ना सर इसका आंसर। ठीक है 17 वाला जल्दी जल्दी करो। दूसरा चैप्टर सर अ कंपनी पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन वेयर इंडिविजुअल आर रियल पर्संस। पीपल आर, जबरदस्त। हर where with the company limited by guarantee its owners may or may not have shares. The liability to the company is limited to what? गारंटी अमाउंट, गारंटीड अमाउंट। सही। और आगे आप देंगे वो गारंटी वाली अमाउंट? डिफॉल्ट, सॉरी वाइंडिंग अप पे दे देंगे ना। लिक्विडेशन पे भाई, लिक्विडेशन। सर एक ही बात हो गई ना। लिक्विडेशन और बाइंडिंग बाइंडिंग अप में सर इसके लिए आपका क्या कवर हो गया? लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन। सर इसमें ऐसा तो नहीं है कि लिक्विडेशन करेक्ट आंसर है और वाइंडिंग ऑफ वगैरह अलग गलत आंसर है? नॉर्मली वाइंडिंग अप जब हो रही होगी तब जो सारे कर्ज वर्ज लौटा रहे होंगे तभी ये पैसे जाएंगे। तो भाई 19, 20 अब मुझे इसमें कोई जान नहीं दिखती। 21 वाले में आ जाओ, मतलब देख लेना खुद ही। किसमें आइएगा? Registration of the company is actually the registration of what? C. बी। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। जबरदस्त। बी। ठीक है, इसके बाद सर रजिस्ट्रेशन। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है सर्टिफिकेट। बाद मिलता है। ये तो रजिस्ट्रेशन से पहले की बात कर रहे हैं सर, और वो रजिस्ट्रेशन देख करता ही सिर्फ इस वजह से कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका सारी जगह इन प्लेस पे। अच्छा ये 22वां नंबर है। अभी मैंने आपको लिस्ट भी लिखवाई थी और आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी भेज दिया है। रजिस्ट्रेशन तो और देखिए मेमोरेंडम खुद ही सॉल्व कर लेना, आसान है। सही है। यस सर। कर ही लेते हैं ना। अच्छा ये ले कर लेते हैं भाई। देखो सर अभी बैठे हैं, कर ही लेते हैं सर। पढ़े रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मींस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। द रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द कंपनी शैल इशू अ सर्टिफिकेट व्हिच शैल स्टेट। तो मैं आपको लिस्ट लिखवाई थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि उसमें कंपनी का नाम होगा। सर डेट ऑफ बर्थ होगी ना। अच्छा चलो, अभी जो हमने पढ़ा था उसको भी फिर फॉर्मली रीड ही कर लो। अच्छा भाई, अभी हमने जो देखा था कि कंपनी जब प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या करेगी, ये आपके सामने आ रहा है।
आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी सर, आ रही है। भाई ये जल्दी क्विकली आप रीड कर लीजिएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार होगा, क्या होगा, डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर उसको कुछ नहीं समझ आया तो भी हमने देखा था कि वो क्या करेगा, रिवीजन मांगेगा या बोलेगा दूसरे रेक्टिफाई करके आओ। फिर वो अगर मना कर देगा तो आप क्या कहते हैं, विद इन स्पेसिफाइड द रजिस्ट्रार रिफ्यूज भी कर सकता है, तो आप अगेन कमीशन के पास जाएंगे अपील लेके कि इसने मुझे मना कर दिया। बहरहाल अगर उसने हाँ कर दिया, सब कुछ हो गया, जबरदस्त हो गया, तो वो आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद कंक्लूसिव एविडेंस। और वो होगा कैसा, उसके अंदर ये लिखा हुआ होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी वो व्हाट्सएप पे आपको दिया गया है। बात हो गई खत्म। सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी हमने देखा था कि भाई इसका मतलब यह है कि आप ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट यूनिट हैं और आपकी जो आप सारे फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील भी है। इसके बाद हमने ये देखा था कि द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड इन और इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रार। यानी ये कह रहा है कि स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड इन, वो वैसा ही है। यानी स्टेटस अगर लिमिटेड है अनलिमिटेड है वैसा ही है जैसा आपने रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन पे दिया था, और रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपने बताई थी वही है। तो कहने का मकसद है कि बस उसको फाइनल करने जा रहा है कि जो स्टेटस वहां पे लेके गए थे मेमोरेंडम में वही है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस वहां लेके गए थे वही है। In case of a company having share capital, the subscribers to the memorandum become initial holders of the shares. The person's names in the articles as proposed directors are deemed to have been appointed to that office. ये भी हम देख चुके हैं। अच्छा, इधर आपको ये वाली बात नहीं मिली जो मैंने आपको इन्हीं सीक्वेंस के साथ पढ़ाई थी, शेयर डिपॉजिट मनी विद इन 30 डेज वाली। मैंने अभी आपको इसी तरतीब में एक चीज बीच में पढ़ाई थी जो यहाँ नहीं लिखी हुई, उसमें वो अगले चैप्टर में लिखी हुई है। ठीक है, चाहिए क्लास चीज याद आ रही है अभी जो हमने देखी थी? जी सर, अभी तो पढ़ाई थी। हाँ, लेकिन वो किताब में यहाँ नहीं लिखी हुई, अगले चैप्टर में लिखी हुई है 12 में। तो आप लोग अपने के अकॉर्डिंगली भी पढ़ सकते हैं और किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये सब अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सारा निपटा चुके हैं, और आज हमने जो यहाँ से देखा था वो ये अभी आ जाएगा। नेम ऑफ कंपनी के अच्छा जी आ गया। पहले तो हमने ये देखा कि आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, तो थोड़ा सा ये बता रहा है आर्टिकल्स का बैकग्राउंड कि आर्टिकल्स आर द बाय लॉज ऑफ द कंपनी, सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड फर्दर सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट ऑफ द कंपनी। यानी ये लॉ से रिलैक्स तो नहीं कर सकता, लॉ से स्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है क्लास, द आर्टिकल्स मे बी स्ट्रिक्टर देन द कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा। क्लास यहाँ तक बात समझ आई कि आर्टिकल्स क्या होता है, कैसा होता है? जी सर। ठीक है, यहाँ नीचे इसने एग्जांपल दी हुई है ऐसी ये जो सर हम आर्टिकल्स देते हैं सर, ये इसलिए देते हैं ना कि कंपनी का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर हो, यानी कि जो माहौल हो, उसको हम कंट्रोल कर सकें स्ट्रिक्टली। हाँ कह सकते हैं, चाहिए मतलब अगर कोई उसके अगेंस्ट जा रहा है तो एक डायरेक्टर जाके रिपोर्ट कर दे कि भाई ये ऐसे नहीं कर रहे। जी सर, सही। अच्छा, the articles of association signed by the subscribers to the memorandum and setting out the regulations of the company shall be registered with the memorandum, या may be registered with the memorandum पढ़ेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स के साथ, और shall be registered with the memorandum पढ़ेंगे दूसरी कंपनीज के साथ, जैसे भी हमने लिखा था अपने पास। क्यों इसके साथ मे के साथ पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि ये टेबल है अडॉप्ट कर सकता है। सही है क्लास? ठीक है सर, ठीक है। Association of a company limited by share may adopt all or any of the regulations contained in the first schedule in the Companies Act, कि वो चाहे तो पूरा कर ले और चाहे तो ऑल्टर भी कर सकते। चलिए, ये बात अभी हमने अपने नोटिंग पे नहीं पढ़ी थी, ये नई बातें जो आपने नोट पढ़नी है, गौर से पढ़नी है। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, वो ये कह रहा है कि जो दो कंपनीज थी यानी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये वाली, उसको हमने कहा था कि तुमने लाजमी आर्टिकल्स जाके जमा कराना है। अब हमें पता है कि लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी या लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी या तो विद शेयर कैपिटल होती है या विदाउट शेयर कैपिटल होती है। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्लास? जी सर, जी। कि अगर विदाउट शेयर कैपिटल होगी तो जब तुम आर्टिकल्स रजिस्टर कराने जाओ तो इसको ये बता देना कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, और अगर तुम
विद शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो तो अपने आर्टिकल्स में भी जाके लिख देना कि मेरा शेयर कैपिटल कितना है। In case of an unlimited company or a limited by guarantee the articles, if the company has a share capital, अगर तुम्हारा share capital हो तो shall state the amount of share capital with which the company proposes to be registered, और अगर तुम्हारा share capital वाली company ना हो तो फिर shall state the number of members with which the company proposes to be registered। अच्छा, टेबल ए के लिए जो मैंने आपसे बातें कही थी वो यहाँ पे इसने कंक्लूड कर दी, तो ये लिस्ट आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगी। टेबल इज एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। मैं आर्टिकल्स अगर जाके जमा नहीं करवाऊंगा तो यही माना जाएगा कि मैंने टेबल ए पूरा पूरा अडॉप्ट कर लिया है और ये एप्लीकेबल होगा। अगर टेबल ए इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय द कंपनी, अगर मैं आर्टिकल्स जाके जमा करा रहा हूँ तो उस अगर मैं उसमें जितनी मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा तो वो टेबल ए वाली होगी और जितनी करूंगा वो मेरे वाली होगी। तीसरा, टेबल ए नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, टेबल ए एप्लीकेबल होगा ही नहीं इफ स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय कंपनी। और ये तीनों बातें क्लास किस कंपनी के लिए की जा रही हैं? सर जिसकी शेयर कैपिटल है, जिसकी शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय शेयर्स है। एक्सीलेंट, यूं बोलना है लिमिटेड बाय शेयर्स है। वेरी गुड। लिमिटेड। अच्छा सर, ये जो पॉइंट थर्ड है कि ये टेबल इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, सर ये वो वाला पॉइंट है ना जिसके अंदर आप अपना खुद ही बना रहे हैं सारा सब कुछ? बना रहे हो, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट्स, द आर्टिकल्स ऑफ एवरी कंपनी शैल बी एक्सप्लिसिट, मतलब बहुत क्लियर और विदाउट एम्बिग्यूटी, एंड शैल लिस्ट एंड एनुमरेट द वोटिंग एंड अदर राइट्स अटैच्ड टू द डिफरेंट क्लास ऑफ द मेंबर्स। ये भी हमने देखा था कि जब शेयर्स वेरिएशन राइट्स की बात होगी या बहुत सारी बातें होंगी, आपको कहाँ मिलेंगी? आर्टिकल्स में मिलेंगी। तो ये बात ये उसी से आप उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर तुम इस मामले में डंडी मारोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि लायबल टू लेवल 1 की पेनल्टी, और हमने वहाँ लिख लिया है कि कौन से वाले पेनल्टी। अच्छा, आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो ये आपसे इस पे एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही आपसे क्या मुझसे भी नहीं होगी, मतलब मेरे अपने पेपर में फाइनल में भी नहीं थी और ये ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, आपको कितना पता होना चाहिए मैक्सिमम? अगर इससे आपसे पूछ लिया गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा लिस्ट डाउन द कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स एनी 5, तो आपको कोई भी 5 नाम जो आपको अच्छे लग रहे हो वो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, कोई भी चीज, डायरेक्टर्स, मिनट्स बुक, सील, ये वो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स कैसा होगा? ये वैसा ही सेक्शन है जैसा अभी हमने मेमोरेंडम के लिए देखा था कि प्रिंटेड होगा, डिवाइडेड होगा, साइंड होगा, इन तमाम से, और डेटेड होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये छोटी सी एग्जांपल से इलाज भी देखिएगा, आपको सवाल सॉल्व करने में हेल्प आएगी। ऑल्टेशन इन आर्टिकल्स, ऑल्टेशन आर्टिकल्स में कैसे होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन से, रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज में जाके जमा करा दूंगा, और ये वो सब्सटेंशियल राइट और होल्डर्स वालों की बात है जो भी हमने डिस्कस की थी, तो उनके लिए अलग से मुझे 75% इंश्योर करना पड़ेगा। क्लास ये भी हम देख चुके हैं, इसमें पढ़ने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। सर मैं आपसे बस एक चीज कंफर्म करना चाह रहा था। जी बोले। कि सर जैसे आपने बोला था ना कि ये 2 क्लासेस होती हैं, क्लास ए होती है और क्लास बी होती है, सर अगर इनका जो अक्यूमुलेटेड स्कोर है वो 75 होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली दोनों का 75 और 75 होना चाहिए? ये सिंपल, अगर जनरल रेजोल्यूशन पास करानी है यानी जनरल मैटर की है तो टोटल का 75%, लेकिन कोई क्लास ए वालों से पर्टेन करता है तो उसका 75%। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, कॉपी मिल जाएगी 14 दिनों के अंदर हर मेंबर को एक प्रेस्क्राइब फी के साथ, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं। अब वो वाली बात आ गई कि इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में जो हमने अभी देखी थी 30 दिनों के अंदर पैसे जमा कराने, ठीक है। तो पहली बात वो कहता है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, तो वो आपको बाइंड कर देंगे कि जैसे कंपनी को और मेंबर्स को ऐसे बाइंड कर देंगे कि ये कंपनी के मेंबर्स ने साइन किए हों, इनके लीगल हेयर्स ने किए हों, यानी इनका, इसका कहने का मतलब यह है कि ये आपने एक तरीके से अपने आप को बांध लिया है कंपनीज एक्ट के साथ कि जो जो तुम्हारे कवानीन है और जो जो तुम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो हम वैसा वैसा पूरा करेंगे, इसकी पेपर के साथ कोई ताल्लुकियत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। मनी पेबल टू बी डेट, ऑल मनी इज पेबल बाय सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर बोले तो प्रोमोटर, डे 1 का शेयर होल्डर, अगेंस्ट द शेयर सब्सक्राइब इन पर्संस ऑफ हिज अंडरटेकिंग इन द मेमोरेंडम, जो कह रहा था कि मैं शेयर सब्सक्राइब करूंगा, मेरी कंपनी खोल दो, वो शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम, वो वैसा ही है कि उसके ऊपर एक कर्जा है जो उसने कंपनी को देना है,
और वो पेएबल कैश में कर देगा कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, जब ये तुम पैसे जमा करा दो तो अब तुम क्या करोगे? तो पहले वो पढ़ लेते हैं तुम क्या करोगे, फिर ऊपर वाली हेडिंग पढ़ेंगे। The receipt of subscription money from the subscriber shall be reported by the company registrar को 45 दिनों में तुमने जाके बताना होगा from the date of incorporation of the company। अपने साथ क्या लेके जाओगे बताने के लिए? accompanied by a certificate by practicing chartered accountant, या तुम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग हो उससे ले लेना, या कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले से एक सर्टिफिकेट पकड़ लेना जो तुम्हें वेरीफाई करके एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ तुमने वाकई में पैसा जाके जमा करवाया था। सही है? जी सर। अगर तुम ये कंप्लायंस पूरी नहीं करोगे तो क्या होगा? इन केस द शेयर मनी इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट, अगर तुमने 30 दिनों के अंदर पैसा जमा नहीं कराया, द शेयर शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिल्ड, तो ऐसा माना जाएगा कि तुमने शेयर्स कभी सब्सक्राइब करवाई नहीं और वो कैंसिल हो गए। एंड द नेम ऑफ दैट सब्सक्राइबर शैल बी रिमूव, और तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा रजिस्टर से। एंड द रजिस्ट्रार शैल गिव सच डायरेक्शन टू द कंपनी, रजिस्ट्रार बताएगा कि अब आपने इसकी कंप्लाइंस कैसे करनी है। तो क्लास यहाँ तक आज हमने जितना पढ़ा था हमारा किताब से भी तकरीबन ख़त्म हो गया। और इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ये बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ था, इसके क्या इफेक्ट होंगे आप देख लीजिएगा। और इसके आगे ये वो टेबल है जो भी हमने अपने पास भी बनाया था और आपको किताब में ज़्यादा साफ सुथरी सूरत में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आके चैप्टर 2 ख़त्म हुआ। जी बोलें सर। ये पोर्शन मिड के में आएगा? जी बिल्कुल, आज तक का आएगा ना भाई, सबको बताया। ठीक है, अब हम ये लास्ट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं जो हमारे पास 7 मिनट बाकी है चैप्टर 2 के। तो आइए इसको देखते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 विच डॉक्यूमेंट यू विल फाइंड द प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस क्लॉज? जी क्लास सी सर। सी सर। सर मेमो है, मेमोरेंडम एसोसिएशन है। दूसरा, a person may make an application in specified form and manner within a specified fee to the registrar for reservation of any name. If the application is refused by the registrar, aggrieved person may prefer an appeal to the commission within 30 days। 30 days सर। लेकिन ऊपर रिजर्वेशन तक अगर मैं रुक जाता तो मेरे जहन में क्या ख्याल आता है? इसका आंसर क्या होगा? 15 days। 15 days 15 days होगा सर। 60 days नाम रिजर्वेशन 60 days मिल गए। सर दोबारा रिपीट करेंगे। रिजर्वेशन पे खड़ा रह जाता तो मेरे सर आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। अच्छा, अगर मैं रिजर्वेशन पे खड़ा रह जाता तो मेरे जहन में क्या ख्याल आता कि नाम रिजर्वेशन कितने डेज? 60 days। 30 days। अबे भाई 60 डेज 30 डेज तो वो हैं कि आपने अपनी 30 days तो ओरिजिनल है ना सर, आंसर है। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ रिजर्वेशन की बात पूछी जाती, मैं रिकॉलिंग जो हम साथ में कर रहे हैं वो कितने दिन थी? 60 days की। जबरदस्त। 2017। अच्छा, जो लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे प्लीज कर लें तो अच्छा है। Companies Act 2017 allows the alteration of various clauses of its memorandum of association. However, there is a difference as to the procedure or requirement of law. Which clause cannot be altered in the lifetime of a company? जी भाई। सर बी। बी सर। बी। बी। जी भाई, डी वाला कौन है? बी डी वाला भी नहीं हो सकता। जबरदस्त, क्योंकि हम कुछ पढ़ा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट। जी कोई कुछ कह रहा है? सर लायबिलिटी वाला हो सकता है क्लॉज ऑल्टर? अगर आप अपना स्टेटस चेंज करवा लें, अपना आपको कन्वर्ट करा लें टू अनलिमिटेड लायबिलिटी इनटू गारंटी लिमिटेड तो हो सकता है। ओके, ठीक है। अच्छा, 4. A company may alter the provisions of its memorandum so as to change the place of the registered office, but which of the following condition must not be fulfilled for the alteration in the registered office of the company? ये आप सर मुझे तो लग रहा है इसका आंसर ये आपकी किताब में एक जगह लिखा हुआ था मगर उस पर हमने भी इतना फोकस किया नहीं था। सर सी तो नहीं, सी सर। अच्छा चलें, इसको पहले एक बार सुकून से पढ़ें। अ कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम कर सकती है सो एज टू चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कि वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करे। बट रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट नॉट बी फुलफिल्ड फॉर द ऑल्टरेशन इन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ द कंपनी, कि कौन सी वाली हमने रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए पूरी नहीं करनी? डी। Which of the following must not be fulfilled?
shall pass the resolution, ये सूरत में करनी है. D. Company shall Sir, D apply हो. to the commission, ये भी करना है. कौन सा क्या करें? D. Company shall D. inform the registrar within 50, ये भी करना है. Physical Sir, record D. of the company shall be transferred. जबरदस्त. ठीक है. Next. पांचवा. For registered office clause, the province or part of a Pakistan not from a part of a province shall be mentioned. Example, if the company proposes to have registered in Islamabad, they will write in the memorandum क्या? Sir, province का आएगा ना? सर मुझे तो सी लग रहा है इसका आंसर. लग रहा है सर. सर डी लग रहा है. सर सी होगा ना? मुझे तो सी लग रहा है सर इसका आंसर. इसका आंसर आपको कॉन्स्टिट्यूशन खोल के मिल जाएगा. इसका आंसर कंपनीज एक्ट में नहीं है. पक्की बात है. सर है क्या वैसे? सी है ना, क्योंकि इस्लामाबाद सी है ना इसका आंसर. हिस्सा नहीं है ना. यस सर. चलिए नेक्स्ट. The first clause of the memorandum of it is the name clause of the company, which contains the name of the company with the addition of appropriate parentheses. Choose the incorrect one. जी भाई. सर ये सी. सी है सर. सी सर. सी. सही है. आपको बिल्कुल चार्ट चल रहे हैं. जबरदस्त. हाँ. सही स्ट्रेन कर दे. सर ये प्रोफेशनल है ना वो. नहीं 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 नहीं, इसलिए थोड़ी. ये कौन था? सर अब्दुल रहमान. नहीं सर, अगर यहाँ पे पीवीटी एलटीडी होता पीवीटी ओ सही 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 सर. पीवीटी एल द लॉयर लिमिटेड होता तो चल जाता. company shall supply within a period of 14 days of कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स अपॉन द रिक्वेस्ट. ये कौन है? सर ये मेंबर है. एक्सेलेंट भाई. अब तुम खामोश रहना, तुम बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हो. सही है, सही जा रहे हो. सर ये वही वाला मेंबर है ना जो अगर नहीं करता तो फिर इसको लेवल 1 की पेनल्टी भी लगती है. हाँ, जो अभी आया था आज की क्लास में पढ़ा था. जी 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 जी. अब आप नहीं बताइएगा. बहुत शुक्रिया. आप जा भी सकते हैं. ठीक है सर, मुझे जाना नहीं है, मुझे करना है. तो बस खामोश है ना. वैसे बहुत अच्छा है. थैंक यू. गुड पार्टिसिपेशन. ये हमारे मेहमान कौन आया है अभी? संदीश कुमार. अच्छा जी. और अब हमारे पास क्या है आज? ये मजीद आगे. अब मैं पूछूंगा जिससे जो आंसर दे. व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कंपनीज नेम? अब मैं पूछूंगा कि कौन जवाब देगा. स्पेशल, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, स्पेशल. तो इसका जवाब कौन देगा भाई? दीपक कुमार. क्या आप आ गए वापस? यहाँ ये. अच्छा, एक आ रही है मरियम शहाब. जी मरियम, आपको आवाज आ रही है? यस सर. इसका आंसर बता सकती हैं आप? सर किसका? ये इस्लामाबाद से आगे क्या आता है? सर कौन? व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कंपनीज नेम? जी इसका सर ए. चलिए जबरदस्त. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इन रिलेशन टू द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. ये भी मैं ही पूछूंगा. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या क्वेश्चन? सर एमसीक्यू रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि प्रायर नोटिस उसमें 21 डेज का होता है. स्पेशल रेजोल्यूशन इसमें गलत लिखा हुआ है ना. 14 डेज नोटिस, वरना ये सही हो जाता. ओके सर. सही है. which in relation to the company's articles of association, which of the following is incorrect? The article set down the internal regulations. Promoters may or may not submit their own form of articles when submitting the form necessary. The articles form a contract between the members of the company and the members among themselves. The articles of association may be changed by ordinary resolution. इससे गलत कौन सा वाला है ये मैं पूछूंगा. कौन बताएगा भाई? शशि भाई, आप जाग रहे हैं? जी सर. इसका आंसर बता सकते हैं? सर 9 का. जी. एक सेकंड सर, क्वेश्चन. तो ये क्या AOA जो है ये स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज हो सकता है. आई थिंक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डी होगा सर इसका. जबरदस्त, बेहतरीन भाई. थैंक यू. अच्छा नेक्स्ट.
इफ अ कंपनी ये भी मैं ही पूछूंगा. If a company changes its name, then former name is required to be mentioned along with the name of the company. 90 days, 120 days, 1 year, none of the other. तो इसके लिए मुझे कौन हेल्प कर सकता है? अबे यार ये क्या टच तो हो गया. जी क्लास जी डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी. इसके लिए मुझे कौन हेल्प करेगा? आवाज आ रही है? जी इसका आंसर बता सकते हैं आप? जी प्लीज 10वें का. सर उन्होंने चैट पे टाइप कर दिया. सर 90 डेज है ना इसका आंसर तो. ये सही है. आप लोग सही हैं यार, गुड जा रहे हैं. उज़ैफा भाई आप जाग रहे हैं? तो 11वें को खुद ही पढ़ के बता दें, बस ये लास्ट है, खत्म, आज की क्लास हो गई. जी उज़ैफा आप जाग रहे हैं? जी तो इसका आंसर बता सकते हैं आप 11वें का? सर इसका 30 डेज है ना आंसर. 30 डेज. 30. ठीक है जी, थैंक यू सो मच क्लास. बहुत शुक्रिया. यहाँ तक फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी. कोई सवाल हो? ठीक है सर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं. इंशाल्लाह सर. और बीच में कुछ पूछना हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं. और मेरे ख्याल से हमने इसको मुनासिब कवरेज के साथ सब बता दिया कि क्या कंपोनेंट हो सकता है, कैसी कवरेज होगी वगैरह वगैरह. तो ऑल द बेस्ट कर दीजिएगा. सर अगर थोड़े सर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सर अपलोड कर दे तो अच्छा हो जाएगा. सर पेपर आसान बनाएगा. आवाज नहीं आई सर. मैं ये कह रहा हूँ, आ रही है अब आपको आवाज? सर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर एलएमएस पे अपलोड कर दें तो अच्छा हो जाएगा. चलेगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर दूं. जी सर नोट्स अपलोड कर दीजिए. ठीक है जी, नोट्स अपलोड कर देगा. नोट्स. और सर ये रिकॉर्डिंग अगर जल्दी अपलोड हो जाए सर तो बहुत अच्छा रहेगा. ये तो मैं अभी कर दूंगा. ओके सर, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. जो आपने केस स्टडी बताई थी 16 मार्क की, उसमें क्या क्या आएगा? तो जितना आज तक पढ़ा है ना, जिस तरह सैंपल प्रैक्टिस करवा दी वैसे ही आएगा. अब मुझे क्या पता उसमें क्या आएगा, मैंने पूछा भी नहीं. ठीक है चलिए सर, ठीक है. ओके सर, अल्लाह हाफिज.